आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में, ठीक है। तो अपने टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली मिलते रहें, ठीक है। हम पढ़ रहे थे केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में, और मैंने आपको बताया था केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों को बंटवारा किया गया है वो बेसिकली तीन आधार पर किया गया है। नंबर एक है विधायी, दूसरा है आपका प्रशासनिक, तीसरा है आपका वित्तीय। मैंने आपको विधायी शक्तियों के बारे में बता दिया था कि किस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को बंटवारा किया गया है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो लिख लीजिए हेडिंग प्रशासनिक शक्तियां। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ हेडिंग इसलिए लिखवाती हूँ और मैं हर चीज जो भी बोलती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं उसको लिख दूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मैं यहाँ आपको प्री का नहीं मेंस का सिलेबस पढ़ा रही हूँ पहले। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी टॉपिक हम लेके चल रहे हैं वो मेंस की तैयारी को करते हुए चलें, क्योंकि क्या होता है प्री तो हमारा प्रिपेयर हो जाता है बट मेंस में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। और क्या होता है जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो पी के बाद अब 3.5 मंथ मिलता है अपन को। तो मेरा मानना है कि पहले हम मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लें क्योंकि वो बहुत ब्रॉड है, देन हम प्री के जो टॉपिक है मैं आपको सारे कवर कराऊंगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो हमारा ये प्रशासनिक शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियों का जो वर्णन है वो भाग 11 के तहत अनुच्छेद 256 से लेके 263 तक इसका विस्तार है, ठीक है। 56 भाग 11 में अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक प्रशासनिक शक्तियों का विस्तार है केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है। दोस्तों ये अनुच्छेद और ये भाग जो है ना ये भी आपको याद करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब हम प्रीवियस एग्जाम देते हैं, यानी कि प्री देंगे मेंस के या कोई भी आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे, उसमें क्या होता है कि ओटी रूप में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, भाग पूछ लेते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो मैं आपको इसीलिए सारे इकट्ठे आर्टिकल्स नहीं कराए, क्योंकि क्या होता है इकट्ठे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और उनको याद करना बहुत मुश्किल है, एकदम ही हम याद नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको जो जो पार्ट बताती हूँ उसमें मैं आर्टिकल्स आपको बताती हूँ कि इसका वर्णन इस आर्टिकल्स में किया गया है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आर्टिकल्स को भी याद करते चलें और हो सके तो उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब हम आते हैं भाग 11 के अनुच्छेद 256 से लेके 263 तक प्रशासनिक शक्तियों का विस्तार किया गया है। जो जब मैंने आपको विधायी शक्तियाँ पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था विधायी शक्तियों का बंटवारा भी कुछ आधार बनाकर किया गया है, उसी तरह प्रशासन शक्तियों का बंटवारा भी, जो बंटवारा इन द सेंस जो जिनका क्षेत्र बताया है कि कहाँ पे केंद्र का अधिकार है कहाँ राज्य का है, तो वो भी एक बेस के आधार पर किया गया है। इसमें पहला है आपका राज्य एवं केंद्र के दायित्व, दूसरा है आपका केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश, तीसरा है केंद्र एवं राज्यों के बीच कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व, कार्यों में चौथा है केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग,
छठवां है आपका लोक सेवा आयोग। सातवां है आपका न्यायपालिका की व्यवस्था। आठवां है आपात उपबंध। मतलब आपात उपबंध से तात्पर्य ये है कि आपात उपबंध के अंदर की स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच किस तरीके से कार्य किए जाते हैं। ठीक है, आप इनको उतार लीजिए क्योंकि हम साथ ही साथ आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें पहला पढ़ेंगे राज्य और केंद्र की दायित्व। देखिए जैसे कि मैं आपको विधायी शक्ति में बताया था, जो केंद्र का जो वेटेज रखा गया है शक्तियों का वो ज्यादा रखा गया है कंपैरेटिवली हमारे राज्यों के। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? क्या हुआ था, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो पाकिस्तान ने अलग राज्य की मांग की थी, अलग राज्य के गठन की मांग की थी और कहा था अलग राज्य के साथ साथ 2 संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। तो क्या हुआ था कि जो हमारे राज्य हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था को अपनाया गया क्योंकि हमारे जो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य बाद में पाकिस्तान की तरह हमारे भारत से अलग होना चाहे, इसलिए संघीय व्यवस्था को अपनाया गया और राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये था। अब हम पहले टॉपिक पढ़ते हैं राज्य एवं केंद्र के दायित्व। ठीक है, इसमें कहा गया है कि केंद्र अपनी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत राज्य को यह कह सकता है कि आपके द्वारा बनाए गए कानून हैं वो हमारे द्वारा बनाए गए कानून से नीचे होंगे, यानी कि हमारा कानून आपके कानून पर भारी होगा। और इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि केंद्र अगर राज्य को किसी कार्य को करने के निर्देश देता है और अगर वो राज्य उस कार्य को करने में असमर्थ होता है तो वो कार्य राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि वो जो कार्य है वो राष्ट्रपति अपने अंतर्गत अधिग्रहित कर लेता है। ठीक है, और वो जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, ये बात अनुच्छेद 365 में कही गई है। ठीक है, इसके बाद आता है केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देना। इसमें कहा गया है कि संविधान द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अगर केंद्र चाहे तो प्रशासनिक ढांचे के लिए प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए वह राज्य को कुछ निर्देश दे सकता है। इसके अंदर कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला है आपका संचार साधनों का रखरखाव। दूसरा है आपका रेल संपत्ति की रक्षा। तीसरा है आपका प्राथमिक स्तर पर जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक लोग जो हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा अल्पसंख्यकों को मातृभाषा सीखने के लिए प्रावधान मतलब व्यवस्था करना। ठीक है, ठीक है। चौथा इसमें आता है आपका जो आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य हैं उनके कल्याण के लिए व्यवस्था बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए व्यवस्था बनाना व उनका क्रियान्वयन करना। ये निर्देश
कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत दे सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड है आपका केंद्र एवं राज्यों में पारस्परिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसके अंतर्गत देखो क्या है कि जो प्रतिनिधित्व की बात की गई है वो बेसिकली कार्यों के लिए की गई है कि किस तरीके से दोनों को पारस्परिक प्रतिनिधित्व को फॉलो करते हुए अपने कार्य को निर्वाह करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो आपका क्या कहते हैं जो आपका केंद्र सरकार है वो अगर चाहे राष्ट्रपति द्वारा राज्य की अनुमति से केंद्र के कुछ कार्यों को राज्य में मंगवाया जा सकता है और उस कार्य को किया जा सकता है राज्य की अनुमति द्वारा, ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, सेम कंडीशन राज्यपाल के लिए लागू होती है कि राज्यपाल अगर चाहे तो वो केंद्र की अनुमति के अनुसार कुछ कार्यों को राज्य में मंगवा सकता है और उनको करवा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया वो, लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि जब केंद्र जो है उसको अधिकार है कि वो राज्य में मतलब होता है सडनली जो कार्य आता है, मतलब सडनली कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि केंद्र चाहता है कि वो कार्य सिर्फ राज्य में ही हो सकता है, राज्य द्वारा करवाया जाना चाहिए, तो केंद्र ऐसा कर सकता है। लेकिन उसमें एक बात और कही गई है कि कर तो सकता है राज्य में, लेकिन ऐसा कार्य सिर्फ संसद द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग। इसमें कहा गया है कि जो जैसे अंतरराज्यीय नदी और जो नाले हैं, मतलब नदियां जो हैं उनके पानी के बंटवारे और उनका कितना उपयोग करना है, उनका नियंत्रण रख रखाव जो है वो केंद्र कर सकता है। ठीक है, उनका मतलब उन पे जो निर्णय है वो केंद्र सरकार दे सकती है। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो केंद्र एवं राज्य के जो सार्वजनिक महत्व के मामले हैं उनको निपटाने के लिए वह एक संस्था का भी गठन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अखिल भारतीय सेवाएं। जिस तरीके से प्रत्येक कार्य में राज्यों और केंद्रों के लिए व्यवस्था की गई है, उसी तरह अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है कि राज्यों और केंद्र के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाएगा और केंद्र स्तर पर ही IPS IAS संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे हम UPSC कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। इसके अंतर्गत आपको IPS IFS और IAS को संगठित किया गया है। इनकी जो ट्रेनिंग जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, मतलब इनकी जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार द्वारा ही दी जाएगी, लेकिन इनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कहा गया है कि यह दो तरीके से किया जाएगा, केंद्र के लिए लोक सेवा आयोग का गठन है, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और अगर राज्य विधानमंडलों की अनुरोध पे अगर वो चाहे तो दो राज्यों के लिए एक मतलब संगठित लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता है। और इनका जो राज्य में लोक सेवा आयोग मतलब के जो प्रतिनिधि हैं वो उनको जो शपथ दिलाई जाएगी वो राज्यपाल द्वारा दिलाई जाएगी, लेकिन इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आप न्यायपालिका की व्यवस्था। मैंने आपको जब केंद्र राज्य के संबंधों के बीच में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ भारतीय संविधान में जो राजनीतिक व्यवस्था की गई है वो द्वैत की गई है, लेकिन न्यायपालिका को एकल रखा गया है, यानी कि हमारे एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इस तरह केंद्र में जो कानून लागू होंगे वही राज्य में उन्हीं कानूनों को राज्य में लागू किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश का इसके अंतर्गत एक उच्च न्यायालय और जो निचले स्तर पे है जो सबसे ऊपर है वो उच्चतम न्यायालय, उसके निचले स्तर पे उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। और इसमें जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी राज्यपाल की सलाह पे एंड मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे की जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आपात उपबंध।
इसके अंतर्गत ये आता है कि केंद्र द्वारा कोई निर्देश अगर कार्य राज्यों को दिया जाता है और राज्य उस कार्य को करने में असमर्थ होता है या उसका प्रशासनिक ढांचा ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल सिफारिश करता है कि जो हमारी स्टेट में जो है वो आपात की स्थिति आ गई है, तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा उनकी शक्तियों को अधिग्रहित कर लिया जाता है, यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो थी हमारी प्रशासनिक शक्तियाँ। हाँ, इसके अंतर्गत एक चीज ये बताई गई है कि हमारी जो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है उसके अंतर्गत बेसिकली आप समझ ही रहे हैं कि केंद्र को ज़्यादा वेटेज दिया गया है और राज्य को कम दिया गया है। इस तरह हमारा जो केंद्रीय व्यवस्था है वो कंपैरेटिवली राज्य व्यवस्था से ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियों के बारे में। आज यहीं तक की। ठीक है।